Hello. So I Yes, think sir. we should start without further waiting. Okay. ओके Okay, सर। sir. हमने कल किया था पास्ट एंड बैक इफेक्ट के बारे में और देखा था कि जीमान इफेक्ट जो होता है और पास्ट एंड बैक इफेक्ट होता है, दे आर वेरी मच सिमिलर। बोथ हैपन विद द मैग्नेटिक फील्ड। जब स्पेक्ट्रम पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो या तो जीमान इफेक्ट होता है या क्या होता है, पास्ट एंड बैक इफेक्ट होता है। स्टार्क इफेक्ट इनसे अलग है। व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज सब्जेक्ट टू external electric field, then the atomic spectra split into various components. This splitting of atomic spectra due to application of external magnetic field is known as stark effect. सर आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। अभी कैसा आ रहा है? मेरे ख्याल से तो मैंने काफी करीब कर रखा है अपने माइक्रोफोन को। अभी कैसी आ रही है? सर वॉल्यूम बहुत कम है। कम है। और अब अभी हेलो हेलो, हाँ यस सर यस सर। अभी सही सुनाई दे रहा है? कुछ फर्क है? सर कुछ फर्क नहीं है। बेटा ये क्या वजह है? शायद आप अपने स्पीकर को चेक कीजिए। बाकी सब बच्चे बताएं मुझे, क्योंकि रोज ओके इसी। सर। हाँ, बाकी सब बच्चे एक बार चेक करें भाई। कोई सर और सही बताए है सर, मुझे। थोड़ा सा कंपेरेबल, थोड़ा सा धीमे है, लेकिन हाँ दोनों ईयरफोन लगाओ तो ठीक है सर। हाँ, दोनों थोड़ा ईयरफोन लगा लो बेटा, ईशा क्योंकि ईशा थोड़ा तेज कर ले। हाँ मैंने अपने बिल्कुल पास कर फुल है लिया है। मेरा। एक बार एक बार चेक करो अपना, ईयरफोन। क्योंकि मैंने माइक्रोफोन अलग से यूज कर रखा है और वो बहुत ही अपने क्लोज कर रखा है। ठीक है, मतलब समझ में आने लायक है या उससे भी कम है? नहीं सर ठीक है अभी। हाँ चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बाद में फिर आपकी दूसरी क्लास में होगी। तो हम बात कर रहे थे कि जब किसी भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, वो स्पेक्ट्रम चाहे विजिबल रीजन में हो, चाहे वो आपका अल्ट्रावायलेट, चाहे इंफ्रारेड, किसी भी रीजन में हो, उसको जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके कंपोनेंट्स बन जाते हैं। और वो जो कंपोनेंट होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड होते हैं। जैसे मैं बात करूं, कोई स्पेक्ट्रा विजिबल रीजन में है, विजिबल लाइट है, स्पेक्ट्रा होने का मतलब क्या है? लाइट है, उसमें कुछ लाइनें हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर, जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी कि लाइट के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इट स्प्लिट इनटू टू प्लेन पोलराइज्ड कंपोनेंट। दो प्लेन पोलराइज्ड कंपोनेंट बन जाते हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। एंड दिस इफेक्ट, ये इफेक्ट जो है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम में तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मॉलिक्यूलर रोटेशनल स्पेक्ट्रम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ए जर्मन साइंटिस्ट जे स्टार्क इन 1913। तो जे स्टार्क ने कैसे ये जो देखा और कौन कौन से कंपोनेंट बने, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, यदि हम जे स्टार्क वाज द स्टडिंग द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। जे स्टार्क हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को स्टडी कर रहा था, और जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है उसमें 5 सीरीज होती है। वी नो दैट देयर कैन बी 5 सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, लेमन, बाल्मर, पास्टर, ब्रैक्ट और पिफन। तो इनमें से बाल्मर सीरीज क्या होती है? विजिबल रीजन में होती है, बाकी विजिबल रीजन में नहीं होती। तो नीचे जो डायग्राम दिखा रखा है, जो जो उसने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to 5 और 5 वोल्ट पर मीटर, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो लाइट थी वो दो कंपोनेंट में टूट गई। लाइट का मतलब स्पेक्ट्रा, क्योंकि बाल्मर सीरीज का जो स्पेक्ट्रा होता है वो विजिबल लाइट होता है। ठीक है, तो उस बाल्मर सीरीज का जो स्पेक्ट्रम था, व्हाट आई एम डिस्कसिंग, व्हाट जे स्टार्क एक्चुअली ऑब्जर्व्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट। ही ऑब्जर्व्ड दैट on increasing the electric field to very high value of 10 to power 5 volt per meter per centimeter, the spectrum of Balmer series
split into two components. Both components are polarized, but one component is having its electric field vector perpendicular to the applied electric field, and another component is having its electric field vector parallel to the applied electric field. दोबारा सुनने, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बाल्मर ने लगाया तो दो कंपोनेंट में टूट गया। एक कंपोनेंट क्या था, दोनों कंपोनेंट प्लेन पोलराइज थे। जो प्लेन पोलराइज कंपोनेंट है उसमें दो वेक्टर होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो दोनों प्लेन पोलराइज कंपोनेंट का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। दोबारा सुने, जब लाइट थी वो दो टुकड़ों में टूट गई, दो कंपोनेंट में टूट गई, तो दोनों कंपोनेंट में पोलराइज थे और उनका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था। तो जो स्टोक ने देखा कि एक कंपोनेंट में जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, जबकि दूसरे में पोलराइज लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अप्लाइड फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी कि व्हेन दिस स्पेक्ट्रा इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये when it is subject to strong electric field, then it's split into two polarized components. One component having its electric vector parallel to the applied electric field, and another is having its electric field vector perpendicular to the applied electric field. तो हाइड्रोजन के केस में जो मैंने डायग्राम दिखा रखा है, इस तरह का उसको स्पेक्ट्रम देखने को मिला। तो इस स्पेक्ट्रम को जो है स्टोक के नाम के पीछे स्टोर्क इफेक्ट नाम दिया गया। यदि स्टोर्क इफेक्ट को देखिए तो हमने बात की थी कि दो पोलराइज जगह बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, जैसे मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम के ऊपर, तो उसके दो कंपोनेंट बन गए। एक कंपोनेंट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड of polarized component is perpendicular to applied field। अच्छा, दोबारा ध्यान से देखें, इसमें एक बात और समझने की है। जो दोनों कंपोनेंट बने और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनको देखने का भी तरीका होता है, उनको पैरेलल देखें या परपेंडिकुलर देखें। तो हमने जब स्प्लिटिंग हो गई, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था और स्प्लिटिंग हो गई, तो उसके परपेंडिकुलर देखा हमने, पैरेलल नहीं। तो मैं कह सकता हूं, ऑन ऑब्जर्विंग द स्प्लिटेड स्पेक्ट्रा परपेंडिकुलर टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, it was observed that one polarized component is having its electric field vector parallel to applied electric field, यानी कि देखना भी परपेंडिकुलर है, और अदर हैविंग इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे एक बार ये बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं, क्योंकि इसके बिना आगे नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर किसी को नहीं आई तो वो मेरे से दोबारा पूछे। आप अपना अनम्यूट करके दो। आप बोलिए, हाँ बोलिए, हेलो, दोबारा से बताइए सर। मैं दोबारा से बताता हूँ। देखिए, बड़ी सिंपल है, थोड़ा डायग्राम अगर क्लास में होते तो बोर्ड पे कई एंगल से दिखा देते। मैंने अब बाल्मर सीरीज थी जो कि एक स्क्वायर में दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है ना स्क्वायर बॉक्स में, उसके ऊपर जो वर्टिकल एरो लगा रखा है ऊपर की तरफ, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो दो कंपोनेंट में टूट गया, उनको हम बाद में नाम दिया, एक का सिग्मा कंपोनेंट, दूसरे का पाई कंपोनेंट। आप ये मानिए फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट। अब हमारे पास कितनी चीजें होगी, दो कंपोनेंट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दो पोलराइज कंपोनेंट ऑफ लाइट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। अब उनको हम कैसे देखें, कोई चीज को तुम ऊपर से भी देख सकते हो और बराबर से भी देख सकते हो, यानी कि कोई चीज उसके परपेंडिकुलर भी देख सकते हो और जो है सामने से भी देख सकते हो, यानी कि पैरेलल भी देख सकते हो।
कंडीशन यहाँ पे क्या है, आपको इस पूरे फेनोमेना को परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करना है। पहले में ऑब्जर्व करोगे तो स्पेक्ट्रम नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक ही कंपोनेंट दिखाई देगा एक बार में, दोनों कंपोनेंट एक साथ नहीं दिखाई देगा। तो दोनों कंपोनेंट्स को एक साथ देखने के लिए हम जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर अपनी आंख लगा के देखते हैं। क्लियर? तो हमें क्या दिखाई देता है कि एक कंपोनेंट ऐसा है जिसमें उस कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल है, और ऐसे कंपोनेंट को हम पाई कंपोनेंट बोलते हैं। और दूसरा कंपोनेंट ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है कंपोनेंट का वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसको हम क्या नाम देते हैं, सिग्मा कंपोनेंट नाम देते हैं। अब समझ में आया नहीं बताइए मुझे? हेलो बोलिए, किसी को प्रॉब्लम हो? नहीं, मैं आगे चल रहा हूं। हेलो, मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। तो बाद में देखा गया कि एक टर्म बार बार हमने पहले भी जिक्र किया था, सिलेक्शन रूल। क्वांटम मैकेनिक्स में से लेके और स्पेक्ट्रोस्कोपी तक पूरा का पूरा खेल सिलेक्शन रूल का है। हमने बात की थी कि लाइन तो बहुत बनती है, कुछ लाइन अलाउड है, कुछ क्या है अलाउड नहीं है। तो अलाउड ट्रांजिशन जो होती है सिलेक्शन रूल ही बताता है, और जो अलाउड नहीं है उनको हम बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। उनकी पॉसिबिलिटी इतनी कम होती है कि दे आर ऑलमोस्ट नॉट ऑब्जर्व्ड। लाइन तो थ्योरेटिकली तो बन सकती है वो, देखो कई बार हम ऐसे नहीं कहते कि लाइन बनाएंगे 10 लाइन बन जाएंगी, पर 5 ऐसी हैं जिन पे ऐसी कंडीशन लगती है वो नहीं बन पाएंगी। तो इस तरह से देखते हैं तो कुछ अलाउड ट्रांजिशन होती है और कुछ फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है? इट इज गिवन बाय सिलेक्शन रूल। ये किससे पता चलता? हमें सिलेक्शन रूल से पता चलता है। और इस बारे में सिलेक्शन रूल एटॉमिक स्पेक्ट्रा का हमें पता है। वो सिलेक्शन रूल चाहे वो आपका जीमान इफेक्ट हो, चाहे पास्टनबैक इफेक्ट हो, चाहे आपका स्टार इफेक्ट हो, आपको सभी में यही सिलेक्शन रूल यूज करना है। वो सिलेक्शन रूल क्या है? डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 और डेल्टा, ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, सॉरी, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 और डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1। इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा जे विच इज सम ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा एल विल बी इक्वल टू 0 एंड +-1। और इफेक्टिव एंगुलर मोमेंटम 0 और +-1 बन जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट mj कितना बन जाएगा? वो भी 0 और +-1 बन जाएगा। तो आपके सिलेक्शन रूल का क्या है यहाँ पे कि ओनली दोज ट्रांजिशंस और ओनली दोज लाइंस विल अपीयर, वही लाइन अपीयर होंगी जिनका ट्रांजिशन अलाउड है। और वो सिलेक्शन रूल कहता है वही अलाउड है जिसमें डेल्टा mj की वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू या तो 0 हो या +-1 हो। और बाद में देखा गया कि जब डेल्टा mj जानते हो ना, मैग्नेटिक के मोमेंट, वो 0 होता है तो हमें कौन सा कंपोनेंट दिखाई देता है? पाई कंपोनेंट दिखाई देता है। और डेल्टा mj की वैल्यू यदि +-1 है तो हमें सिग्मा कंपोनेंट दिखाई देता है। और ये बाद में जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलता हूं मैं। अब आता है व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ दिस स्टोक इफेक्ट। तो देखो स्टोक इफेक्ट में दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो नंबर ऑफ स्टोक लाइंस, जो स्टोक लाइन नहीं है, देखिए दो बातें हैं। स्टोक लाइन बाद में डिस्कस करेंगे, ये स्टोक लाइन है। जो स्टोक इफेक्ट है उसमें जो लाइनें दिखाई देती है उनको बोलते हैं स्टोक लाइंस। तो स्टोक लाइंस कितनी होंगी और पूरा स्पेक्ट्रम जो है उसकी विड्थ कितनी होगी, ये दो स्पेक्ट्रम में चीजें देखने को मिलेंगी इसके बाद। तो ये दोनों ही किसके पैरेलल होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के प्रोपोर्शनल होती हैं। नाउ फर्स्ट फीचर ऑफ स्टोक इफेक्ट इज दैट नंबर ऑफ स्टोक लाइंस appeared in the Stokes effect and width of atomic spectra
appeared in the Stokes effect is directly proportional to principal quantum number n। वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के प्रोपोर्शनल होता है। तो कितनी स्टोक लाइन दिखाई देती है? 4 तरह की स्टोक लाइन दिखाई देती है। जो 4 तरह की स्टोक लाइन दिखाई देती है उनको नाम देते हैं एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच डेल्टा। दो जो लाइन, पहली 2 लाइनें हैं एच अल्फा और एच बीटा, वो वीक एनर्जी की होती हैं, और एच गामा और एच डेल्टा क्या होती हैं? हाई एनर्जी लाइंस होती हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी लाइंस होती हैं। तो जो 4 लाइन हमें दिखाई देती हैं, यानी कि जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, बाल्मर सीरीज है, हाइड्रोजन की जो बाल्मर सीरीज है, यदि उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो क्या होगा? 4 सीरीज बन जाएंगी। एक सीरीज में किसी में 2 लाइनें, किसी में 1 लाइन है, किसी में 3 है, किसी में 5 है। तो बाल्मर सीरीज में जो 4 लाइनें थी उसके क्या बन गए? 5 लाइनें थी, उसको स्प्लिट होके बहुत सारी लाइनें बन गई, और जिनमें एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा। तो उनका जो ऑर्डर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग ही होगा, 2, 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग। तो एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा उनको नाम देते हैं, और वो इस ऑर्डर में होती है। और चाहे जैसा उनका प्रिंसिपल क्वांटम, आप नीचे वाली लाइन से देख रहे होंगे, जो उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ऑर्डर होता है उसी में स्टोक लाइन की सीरीज का ऑर्डर होता है। पहला पिक्चर ये क्लियर। और इसमें से मैंने बता दिया कि पहली 2 लाइन है दे रिप्रेजेंट वीक इंटरेक्शन, और अगली 2 लाइन जो है दे रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। सेकंड फीचर, wave number shift is integral multiple of a unit which is directly proportional to field strength। जो वेव नंबर शिफ्ट होता है ना, जैसे हम 1/λ निकालते हैं, और दैट इज गिवन बाय रेवर कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस n f स्क्वायर, n f स्क्वायर माइनस n I स्क्वायर, ऐसे होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, 1/λ इज इक्वल टू, यानी कि वेव नंबर n बार इज इक्वल टू 1/λ विच इज इक्वल टू, ये आप जानते हो रेबर फॉर्मूला से, रेबर आर एच रेबर कांस्टेंट इनटू 1/n f स्क्वायर माइनस 1/n I स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये कहता है इस तरह से जब वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो वेव नंबर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक ऐसी यूनिट के जो फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। यानी कि वेव नंबर जो है, वेव नंबर शिफ्ट जो है वो फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, ये 2 इसके फीचर थे। नाउ टाइप्स ऑफ स्टार्क इफेक्ट। स्टोक इफेक्ट कितने तरह का होता है? जैसे मैंने अपने अभी बताया था कि एच अल्फा और एच बीटा जो होते हैं लोअर एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लोअर एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लाइनें जो होती हैं ये कहलाती हैं, इन लाइनों से जो इफेक्ट दिखाई देता है उसको कोई बोलते हैं लीनियर स्टोक इफेक्ट और फर्स्ट ऑर्डर स्टोक इफेक्ट। जो एच अल्फा और एच बीटा में जो स्टोक इफेक्ट दिखाई देता है दैट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट और लीनियर स्टार्क इफेक्ट। और उसकी क्या पहचान है? ये जो उसकी पहचान ये है कि यहाँ पे जो स्टोक इफेक्ट दिखाई देगा उसमें एनर्जी स्टेट जो स्प्लिटिंग होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने भी कहा था कि जो स्प्लिटिंग होती है, लाइन शिफ्ट स्प्लिटिंग होती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए यूनिट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए यूनिट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। मैंने ये नहीं कहा फील्ड स्ट्रेंथ की के प्रोपोर्शनल होगा, मैंने कहा फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा और एक ऐसी यूनिट के प्रोपोर्शनल होगा जो फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। तो यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ के स्क्वायर पे भी डिपेंड कर सकती है, क्यूब पे भी डिपेंड कर सकती है, वो मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे डिपेंड करेगी। तो दोबारा से देखें, एच अल्फा और एच बीटा जो लोअर एनर्जी स्टेट होती हैं उनका जो स्टार्क इफेक्ट होता है वो फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। और ऐसे में लाइन शिफ्ट जिसको हम कह सकते हैं स्प्लिटिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। और जो हायर एनर्जी स्टेट्स हैं जिसको हम कह सकते हैं एच गामा और एच डेल्टा, उसमें जो स्प्लिटिंग होती है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और उस यानी कि यूनिट पे तो डिपेंड करती है पर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इस तरह के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट या नॉन लीनियर स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, एक बार उसको जानने के लिए आपको एक मैं डायग्राम दिखा रहा हूं। वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पर ये बड़ी खासियत है कि वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट को अभी भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, परंतु हम जितने भी थ्योरी पढ़ते हैं वो वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट से डिसाइड करते हैं, पर इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आज तक नहीं मिला है। हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल गया है। तो मैंने एक डायग्राम लिया है, ऊपर वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट है, नीचे स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट है। ठीक है, एक बार वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट को देखेंगे तो इसमें क्या है, एक वेक्टर है L और दूसरा वेक्टर है S, और दोनों का रिजल्टेंट है J। L और S का रिजल्टेंट है J। तो L भी किसके राउंड लार्मर प्रोसेसन करता है, J के राउंड, और S भी किसके राउंड लार्मर प्रोसेसन करता है, J के राउंड। और जो इन दोनों का रिजल्टेंट J है वो प्रोसेसन करता है किसके राउंड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के राउंड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने यहाँ F से रिप्रेजेंट कर रखा है, उसके राउंड प्रोसेस करता है। परंतु हायर एनर्जी स्टेट में क्या होता है, ये प्रोसेसन स्पीड बढ़ जाती है और L और S के बीच की कपलिंग टूट जाती है। क्या हो जाता है, टूट जाती है, और L और S फ्रीली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के राउंड प्रोसेसन शुरू कर देते हैं। इस तरह का जो इफेक्ट होता है, सेकंड फिगर में जो दिखाई दे रहा है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टोर्क इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको मैं बैक कर रहा हूं, आप इसको देखोगे तो एक बात यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग स्टार्क फील्ड, तो यहाँ पे J और F के बीच एक इंटरेक्शन है ना, और यहाँ भी J और F के बीच इंटरेक्शन होगी, और वो J टूट चुका है, टूटे हुए J और F के बीच एक इंटरेक्शन होगी। तो अब एक बात देखो, वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट की क्या पहचान है, मैं बताता हूं। J और F के बीच जो इंटरेक्शन है, जो कपलिंग है, वो लेस देन दैट ऑफ L और S के बीच की कपलिंग है। यानी कि L और S की कपलिंग मजबूत है, उसके कारण से J बन रहा है और वो JF के साथ कपलिंग कर रहा है। तो L और S के बीच की कपलिंग स्ट्रॉन्ग एनफ है, इतनी ज्यादा मजबूत है कि वो फील्ड और J के बीच की कपलिंग है उससे ज्यादा मजबूत है। तो इस तरह से जो इफेक्ट दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, वीक फील्ड स्टार्क। और यदि L और S की कपलिंग से J और F के बीच की कपलिंग ज्यादा मजबूत हो जाए, यानी कि L और S की कपलिंग टूट जाए, इतनी कमजोर हो जाए, L और S की कपलिंग कम हो जाए और वो टूट जाए, तो वो क्या कहलाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क। अब मुझे एक बार आप ऑन करके बताएंगे कि वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट जो है ये समझ में आया है या नहीं, ये मुझे बता दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। आ गया है सर, आ गया है, ठीक है। तो ये हाँ, चलो थैंक यू। ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट। अब मैं इनका एटॉमिक स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूँ। बोर्ड पे तो इनको बहुत अच्छी तरह हम ड्रॉ कर सकते थे, बहुत ज्यादा लाइन और सिंबल्स दिखा सकते थे, पर ये हम पे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है कि पीपीटी में हम जैसा डायग्राम है उससे काम चलाना पड़ेगा। आप इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे थोड़ा सा बता देना, कल भी हम इसको दोबारा से भी आपको कोई बात होगी तो वो बात आपसे करने को तैयार रहेंगे। ठीक है, तो अब अगर देखिए तो या दो, इस डायग्राम को मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। जहां से मेरा कर्सर चल रहा है, एक साइड नो फील्ड लिखा हुआ है, एक साइड वीक फील्ड लिखा हुआ है, यानी कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था। तो जो स्पेक्ट्रा था वो कैसा था,
ये लेफ्ट साइड को दिखा रखा है। और वीक फील्ड लगाने पे जो स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है, वीक फील्ड का मतलब ये नहीं है कि बहुत पुअर फील्ड है, ये 10⁵ वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर पर सेंटीमीटर के ऑर्डर का है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाएंगे तो 10⁶ to 7 वोल्ट पर सेंटीमीटर के ऑर्डर का होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ तो है पर कंपैरेटिवली वीक या स्ट्रॉन्ग है। तो अब इसको आप देखो, जब कोई फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा था तो हाइड्रोजन का जो बाल्मर सीरीज का स्पेक्ट्रम है, बाल्मर सीरीज कब दिखाई देती है? जब n = 3 से n = 2 में ट्रांजिशन हो, ये होता है ना बाल्मर सीरीज। तो इस बाल्मर सीरीज का जो ट्रांजिशन होता है उसकी जो लाइनें आपने पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ी भी है, कैसे होंगी? जैसे आप मैं पहले सिर्फ लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं। हाँ स्नेहा बताइए, स्नेहा हेलो, स्नेहा ने रेज हैंड किया था, बताइए कोई अगर बात पूछनी है तो। नहीं सर। ठीक है ठीक है, इट्स ओके। आप एक स्नैपशॉट ले लेना, आप में से कोई भी अटेंडेंस का, जब फुल अटेंडेंस होता है लास्ट में ले लेना, अभी बीच में डिस्टर्ब ले लेना। तो मैं जो फर्स्ट पोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। n = 3 से n = 2 पे ट्रांजिशन हो रही है, और n = 3 से n = 2 पे ट्रांजिशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज बोलते हैं, और ये विजिबल रीजन में करती है। तो सबसे ट्रांजिशन कैसे होगी? ट्रांजिशन इस तरह से होगी कि आपकी या तो जो है n = 2 में कौन कौन सी पॉसिबल स्टेट हो सकती है? 2p हाफ और 2s हाफ, और 2p 3/2 हो सकती है। इसी तरह से n = 3 में कौन सी पॉसिबल स्टेट हो सकती है? 2p हाफ, 2s हाफ, और 2p 3/2 और 2d 3/2, और 2d हाफ 5, सॉरी नॉट हाफ, 5/2। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये कैलकुलेशन हम सिलेक्शन रूल से निकाल सकते हैं। अब एक बात बताइए, हमने डेल्टा mj उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? आइदर 0 और +1 और -1। तो केवल वही ट्रांजिशन अलाउड होंगी जिनमें डिफरेंस 0 का होगा, जिनमें डिफरेंस +1 का होगा, या जिनमें डिफरेंस -1 का होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैं पहले देखूं तो यहाँ डिफरेंस जो है p 3/2 और p हाफ, ये ट्रांजिशन अलाउड हो जाएगी। 1 का डिफरेंस है ना, ठीक है। p 3/2 और p 3/2 ये ट्रांजिशन नहीं हो सकती, ठीक है। दी कौन सी ट्रांजिशन हो सकती है? जो ट्रांजिशन हो सकती है वो 0 और +-1/2 के डिफरेंस पे ही हो सकती है। यहाँ पे 0 है ना, तो ये हो सकती है p 3/2 और 3/2, ये ट्रांजिशन हो सकती है, हो गई। अब ये ट्रांजिशन डी, अब एक बात का ध्यान रखें भाई, यहाँ पे एक बात तुम्हें पता ही होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में कि जो आउटमोस्ट पार्ट होता है किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, वो स्प्लिट नहीं होता है। तो अब यहाँ d 5/2 था और यहाँ p 3/2 था, 5/2 to 3/2 ये ट्रांजिशन हो सकती है। अब मैं यहाँ पे बात करूं एस आपके लिए, तो एस आपके लिए यहाँ 0 और यहाँ डिफरेंस 1 का है, हो जाएगा। तो लास्ट लाइन 2d 5/2 से p हाफ पे या s हाफ पे नहीं होगा, क्योंकि 5/2 और हाफ के भी डिफरेंस है, वो 2 का है, +2 का है, वहां पे ट्रांजिशन नहीं हो सकती। नहीं हुई ना, यानी कि 2d 5/2 से यहाँ पे लाइन नहीं आएगी s हाफ या p हाफ पे। सबसे आखिरी ऊपर वाली लाइन से विदाउट फील्ड में देखोगे, सबसे ऊपर वाली फील्ड से सबसे नीचे वाले फील्ड पे लाइन नहीं आएगी। क्लियर? ये मीटिंग का भी टाइम थोड़ा शॉर्ट, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, कोई बात आए तो मुझे बता देना।
तो अब क्या होगा, इसकी स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग भी सिलेक्शन रूल से डिसाइड होगी। यहां किसमें हो गया, प्लस माइनस हाफ में। यहाँ हम जे की वैल्यू कैलकुलेट करते चलेंगे, प्लस माइनस हाफ 3/2 हो सकती है। इस तरह से स्प्लिटिंग हो गई। ये मैं बता रहा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आउटर सेल n=2 में, ये आउटर सेल है, इसका स्प्लिटिंग नहीं होगा। यहाँ पे आउटर कौन है, 2d5/2, इसका स्प्लिटिंग नहीं होगा। बाकी लाइनें स्प्लिट हो जाएंगी जैसी mj की पॉसिबिलिटी है। इनकी वैल्यू को यूज करके और mj की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जितनी पॉसिबल mj की वैल्यू है उतने पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे। यहाँ mj की 2 वैल्यू पॉसिबल है, इस 2p हाफ और 2s हाफ से mj की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2 वैल्यू पॉसिबल है, वो आ गई। यहाँ पे क्या है, ये पॉसिबल वैल्यू है, पर यहाँ पे इसका स्प्लिटिंग नहीं होता है। इसकी ये पॉसिबल वैल्यू उतना स्प्लिट हो गया, इसका जितना पॉसिबल वैल्यू स्प्लिट हो गया। यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ज्यादा है पर आउटर सेल होने की वजह से स्प्लिट नहीं होगा। तो इस तरह से डायग्राम बन गया। अब ऊपर से नीचे ट्रांजिशन कौन से अलाउड होंगे, जिनमें 0, +1 या -1 पे ट्रांजिट हो रहा है। तो यहाँ से कहां से ट्रांजिट हो सकता है, ये प्लस हाफ है, ये प्लस हाफ है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है 3/2, यहाँ से 5/2 से जहाँ 1/2 है वहां ट्रांजिशन नहीं होगा। तो इस तरह से ट्रांजिशन हो जाएगा। तो अगर हेलो मैं, सर। बोलिए बेटा, बोलिए। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया सर। कोई नहीं बेटा, 2 मिनट 1-2 मिनट लगेंगे, लास्ट टाइम है हमारा भी, ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो जो सबसे पहली लाइन है, ये जो लाइन आप ठीक है सर। ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो पहली लाइन है, मैं जिसके ऊपर एरो कर्सर चल रहा आप देख रहे होगे, ये 2 लाइन में स्प्लिट हो गई क्योंकि इसके 2 पार्ट बन गए थे, 1 और 2। तो ये जो लाइन बनेगी वो H अल्फा बनेगी। जो दूसरी लाइन है वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से जो कर्सर चल रहा है वो यहाँ से आ रही है। वो ये ऊपर वाला पार्ट 4 में टूट गया तो उससे कितने लाइन बन जाएंगी, 4 लाइन बन जाएंगी। तो उसको क्या नाम देंगे, H बीटा। तीसरी जो लाइन है नो फील्ड में, लेफ्ट से तीसरी लाइन देखेंगे तो जो तीसरी लाइन है वहां कोई स्प्लिटिंग नहीं है, तो वो अकेली रहेगी, यानी कि H गामा में कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, वो एक ही लाइन होगी। H अल्फा में 2 लाइनें होंगी, H बीटा में 4 लाइनें होंगी, H गामा में एक ही लाइन होगी। और H डेल्टा देखेंगे तो H डेल्टा को जब देखेंगे तो वहां पे कितनी लाइन आ गई, 2 ऊपर आ गई और 2 नीचे आ गई, फिर 4 लाइनें आ गई। तो देखो जो लाइनें ऊपर के लेवल पे आ रही हैं वो हाई स्टेट में होती हैं, जो नीचे पे आ रही हैं वो लोअर स्टेट में होती हैं। तो वहां से हम डिसाइड कर लेते हैं कि जो लोअर स्टेट में जाएंगी वो कौन सी होंगी, H अल्फा और H बीटा होंगी। हायर स्टेट में जाएंगी वो कौन सी होंगी, H गामा और H डेल्टा होंगी। तो इस तरह से हमारा जो है स्टोक्स इफेक्ट में स्प्लिटिंग होती है, ये वीक फील्ड स्प्लिटिंग है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जो वीक फील्ड स्प्लिटिंग है, सिर्फ 4 मिनट और लूंगा, जो वीक फील्ड स्प्लिटिंग है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है गिवन बाय स्टोक्स बट नेवर बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट है दैट वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इन 1916 by another scientist, not by Stokes। तो ये वेरिफिकेशन कुछ का हो चुका है, कुछ का नहीं हो चुका है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी स्प्लिटिंग इस तरह से ही होती है, पर फर्क क्या होता है, उसमें जे की कपलिंग जो होती है वो एम जे की वैल्यू नहीं लेते, वहां पे हम क्या लेते हैं, एम एल और एम एस की वैल्यू लेते हैं। तो अलग अलग होने से जो लाइन के कॉम्बिनेशन है वो कितने बन जाते हैं, 2L + 1 × 2S + 1, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ज्यादा बन जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड्स में क्या होती हैं, लाइनें जो है वो दूर दूर दिखाई देती हैं और जो आपका नंबर ऑफ लाइन होती है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टोक्स इफेक्ट था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोक्स इफेक्ट। आपको मैं एक असाइनमेंट व्हाट्सएप करूंगा, वो आपको असाइनमेंट करना है 1 वीक में, ठीक है। तो आप उस असाइनमेंट को करके जो है मुझे
हैंड रिटन असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। और आज के लिए यहीं पे और करते हैं, कल हम रमन स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसी को कोई बात बोलनी है, कोई पूछना है तो 1 मिनट बात कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर फ्री टू अटेंड योर सेकंड क्लास, ठीक है। दूसरा, मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी डाल देता हूँ, और उसका पर्पज ये होता है कि आप जो है उससे वो कर सके, तो बाद में कोई जो बच्चे छूट जाते हैं या बीच में कोई इंटरप्शन हो। हाँ, रिकॉर्डिंग में मेरी वॉइस भी बड़ी क्लियर होगी, तो आप कुछ रिवाइंड करके यूट्यूब पे डाल के मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ओके, नाउ यू आर फ्री टू अटेंड अनदर क्लास, बाय।